जय हिंद दोस्तों। आज सिंप्लीफाई करेंगे हम 19 अक्टूबर 2024 के विजन एस न्यूज़ को। 18 अक्टूबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये उसका आंसर है BAC। और ये आपके आज के क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स बेस और ये मेंस बेस क्वेश्चन है। ये आपका 2019 का PYQ है, बट हम जो डिस्कस करेंगे उससे आप इसको अटेम्प्ट डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और अपने आंसर और डाउट भेजने के लिए आप टेलीग्राम का चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले हमारी न्यूज़ है चाइल्ड मैरिज को लेकर। और हाँ, मुझे डाउट था कि भाई काफ़ी लोगों को ये पता नहीं चल रहा है, राइट, कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए अगर बनाने हैं तो। सबसे पहले तो देखो, सारे के नोट्स बनाने ही नहीं है, सारे करंट अफेयर के नोट नहीं बनाने चाहिए, वो पागलपन है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सिर्फ आप उसका नेम रख लीजिए कि हाँ भाई ये न्यूज़ में था, उतना ही काफ़ी है। और जो टॉपिक आपका स्टैटिक से कवर हो रहा है और वो न्यूज़ में है तो उसकी आपको नोट्स बनानी है तो आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि इधर चाइल्ड मैरिज है, वो हमारा कनेक्ट होता है सोशल इशूज और सोशल जस्टिस से, GS 1 एंड 2 का पार्ट है, इसलिए मैंने उसका नोट्स बनाया और आपको यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि देखो इस तरीके से कुछ बनना चाहिए। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको नोट्स मैं दिखाऊंगा कि कैसे बन रहा है शॉर्ट में। चलिए, तो रिसेंटली भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया है सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई चाइल्ड मैरिज का जो लॉ है वो कभी भी नहीं रुक सकता है। इवन व्हेन आप बोलो कि ये हमारे पर्सनल लॉज है, ट्रेडिशन है, बट आप उसको नहीं रोक सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट किसी भी लॉ के सामने अगर चाइल्ड मैरिज का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइल्ड मैरिज एक्ट विल प्रिवेल। ओके, सबसे पहले वही देख लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज क्या है। तो एज पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, कोई भी मेल अगर 21 साल से कम है और कोई भी फीमेल 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड मानी जाएंगे और उनके मैरिज को हम चाइल्ड मैरिज मानेंगे। ये भी जो हमारा पुराना था एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, रिस्ट्रेन एक्ट 1929, उसको रिप्लेस करके बनाया गया था शारदा एक्ट, जिसको हम बोलते थे। पीछे देखो, शारदा एक्ट में क्या बोलते थे, तो शारदा एक्ट में बॉय की एज होती थी 18 और गर्ल की एज होती थी 14। इसके नीचे था ना तो उसको हम चाइल्ड मैरिज मानते थे। उसके बाद 1978 में हम लेके आ गए थे, जहाँ पे हमने एज को बढ़ा दिया था, और ये जो अभी दिख रही है 21 और 18 वही कर दिया था। ठीक है, 1978 में। और फिर आगे जाके ये हमें PCA में 2006 आ जाता है। ठीक है, हालांकि जया जेटली कमेटी फॉर्म हुई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई गर्ल के लिए भी एज को बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए। ओके, अभी चाइल्ड मैरिज का स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर, तो 23% वुमेन और 17% जितने बॉयज जिनकी एज विद इन 20 to 24 होती है, उनकी 18 साल से पहले शादी हो जाती है। मतलब ये एज ग्रुप बताया हुआ है कि अभी हमारे इंडिया में जितने भी 20 से 24 साल के इंसान हैं उनका सर्वे हुआ तो हमें पता चला कि भाई उसमें से 23% वुमेन की और 17% बॉयज की 18 साल से पहले शादी हो चुकी है। और यूनिसेफ के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ग्रेट, तो चाइल्ड मैरिज आप समझ गए हैं। अभी उसके रीजंस देख लेते हैं, भाई चाइल्ड मैरिज क्यों होते हैं। तो भाई कोर्ट ने ही हाईलाइट किए हैं, जैसे कि पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एजुकेशन और कल्चरल नॉर्म्स रूट कॉजेज हैं चाइल्ड मैरिज होने की। साथ ही साथ चाइल्ड बेट्रोथल भी एक मेजर रीजन है। देखो इसमें क्या होता है, ये लाइव एग्जांपल है क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो एक कम्युनिटी से आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन लोगों में जल्दी ही शादी हो जाती है। अभी देखो, कायदे से शादी नहीं होती, होता क्या है कि समझ लीजिए बच्चे की उम्र है 10-15 साल ही, 10 साल है समझ लीजिए, लड़की भी 10 साल के आसपास है। ये जब छोटे होते हैं ना तभी डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा एग्रीमेंट के टाइप, ये भाई ये जब बड़े होंगे ना तब हम इनकी ही शादी करवाएंगे। अब देखो एक्चुअली में चाइल्ड मैरिज हुई तो नहीं, बट आपने डिसाइड कर लिया कि इनके साथ ही होनी है और होगी ही होगी। अभी उसको आप लड़का या लड़की अपोज नहीं कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट तो मैरिज ही होगी ना, कि बंदे को अपनी मर्जी से शादी नहीं करने मिल रही है। इसको तो आप यूज करोगे अपने आंसर में या कहीं पे भी, चाइल्ड ब्रेटोथल्स। ओके, आगे देखते हैं भाई लीगल इन्फोर्समेंट क्या क्या है, प्रोविजंस क्या क्या है। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर, फिर स्पेशलाइज पुलिस यूनिट बनाने चाहिए जो इनके ऊपर ही काम करेंगे, और स्टेट स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन यूनिट भी हो। जुडिशियल मेजर्स में देखें तो भाई मजिस्ट्रेट के पास पावर है सो मोटो एक्शन लेने की, फिर स्पेशल फास्ट ई कोर्ट हमें बनाने चाहिए। अदर्स में हमने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो हमने चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज इनिशिएटिव लिया है, जैसे ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज है,
वैसे ही चाइल्ड मैरिज फ्री विलेज, फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाई है कि भाई 12 स्टैंडर्ड में 12th ग्रेड में जो भी लड़कियां पढ़ रही हो उसकी अटेंडेंस आ रही है कि नहीं, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको देखने के लिए। अभी देखो इसी से ऊपर से और थोड़ा सा डेटा मैंने बाहर से लेकर नोट्स बनाए, तो उस आप कनेक्ट कीजिएगा कि आधे पेज में ही पूरा चाइल्ड मैरिज आ जाता है। ठीक है, देखिए तो इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि अच्छा ऐसे बनाना चाहिए। तो देखो ये चाइल्ड मैरिज हेडलाइन होगी हमारी। फिर मेल के लिए कितनी एज है 21, फीमेल के लिए 18। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, तो पीएमसीए 2006। इससे पहले क्या हम मान रहे थे, तो शारदा एक्ट 1929 मान रहे थे। बट हाँ बीच में आ गया था 1978, बीच में आ गया था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो कि सेम एज को ही बात करता था 21 और 18। ओके, फिर अभी देखो यहाँ पे फीमेल की 18 एज मैंने बताई हुई ना, यहाँ से ही तीर निकाल के बोल दिया कि जया जेटली ने रिकमेंड किया है कि 21 एज होनी चाहिए। तो इतना तो खत्म हो गया पूरा। अभी उसका कुछ डेटा कि मुझे कोई आंसर में डेटा यूज करना हो तो मैं क्या कर पाऊंगा, तो भाई यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इंडिया में 15 लाख एन्युअली शादियां हो जाती हैं गर्ल की बिफोर 18। और NFSS HS5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 16% गर्ल की शादी 15 से 19 साल की एज के अंदर हो जाती है। तो बस इतना ही याद रखिए, इतना डेटा तो मोर देन इनफ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रीजन क्या बताया, तो पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर, कल्चरल नॉर्म्स, इनइक्वालिटी, चाइल्ड बेट्रोथल्स। ओके, स्टेप्स क्या क्या है, तो पीएमसीए 2006, फिर एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन, जो कि प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2007 से बना है। फिर हमने कोलैबोरेशन किया है यूनिसेफ एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ। ओके, फिर हमने भाई सोसाइटी इनलाइटनमेंट और ये वॉलंटरी एक्शन जो हमारा केस है उसमें भी जजमेंट दिया है कि चाइल्ड मैरिज कैसे भी आपको रोकना है, ये इम्प्लीमेंट करवाना है। फिर वही एकलव्य स्कूल, चाइल्ड मैरिज फ्री इनिशिएटिव, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फिर गर्ल्स स्कॉलरशिप, बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ इनिशिएटिव्स हैं हमें बहुत सारे हैं। तो ये आपके हो गए नोट्स। देखिए आधे पेज में ही हो गए और सब कुछ डेटा आपके पास है। और इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर आएगी और एग्जाम में मुझे नहीं आएगी। इन फ्यूचर आपको लगता है कि कोई नई चीज़ आई है तो आप क्या कीजिए, इसमें ही ऐड कर दीजिए नीचे पेज में। तो बस नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि कंसाइज हो और जो सिलेबस का पार्ट हो। ऐसा नहीं है कि उल्टा सुल्टा कोई भी न्यूज़ आ रहा है सबको हम नोट्स में डाल रहे हैं, वो काम का ही नहीं है। इसीलिए जो नोट्स डालने वाले होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसको डाल दीजिएगा। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं अभी। रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म बाद में देखेंगे। कोरल ब्रीचिंग, यस इसको देख लेते हैं। नोआ की रिपोर्ट आई है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने बोला है कि भाई 2023 फरवरी से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा कोरल ब्रीचिंग हो रही है। अभी की जो कोरल ब्रीचिंग है वो अराउंड 77% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ एरियाज को टारगेट कर रही है और उसको नुकसान पहुंचा रही है। क्यों हो रही है, तो भाई हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जो ओशन टेम्परेचर है वो एकदम हाई चल रहा है। अभी देख लेते हैं ये कोरल ब्लीचिंग है क्या। ठीक है, तो देखो कोरल क्या है, आपने ना देखे ही होंगे। ये मैं फोटो दिखाता हूँ आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो ये जो एकदम समंदर के अंदर ऐसे होते हैं ना जो कलरफुल, ये सब आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब कोरल्स है। अब ये कोरल्स बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक ना छोटे छोटे ऐसे सिलेंड्रिकल पॉलिप्स होते हैं, ये खुद कोरल है। ठीक है, एक सिंगल कोरल समझ लीजिए, वो पॉलिप है, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, पॉलिप्स या फिर कोरल, जो भी आपको रखना है वो रख लीजिए। सिंगल कोरल को हम पॉलिप्स बोलेंगे। अभी ये क्या करते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ये होते हैं भाई, सबसे ऊपर लिखता हूँ यार, आपको पढ़ने में काम आएगा, एक सेकंड ना। कोरल कोरल, हाँ ये भाई होते हैं ससाइल। ससाइल मतलब कौन, की जो किसी के साथ जुड़कर ही रह सकता है। मतलब कि कोई पत्थर है तो पत्थर के साथ जुड़कर अटैच होकर ही रह सकता है, या फिर जमीन है जमीन के साथ अटैच होकर ही, मतलब जो अकेला नहीं रह सकता है, किसी के साथ अटैच होकर ही रह पाए, वो होता है ससेल। और दूसरा ये होता है इनवर्टिब्रेट, मतलब कि इनकी बैकबोन नहीं होती है। जो हमारी बैकबोन है ना, हमारी पीठ में जो बड़ी सबसे बड़ी बैकबोन, वो उनकी बैकबोन नहीं होती है। बैकबोन नहीं होती तो अगेन ये खुद सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको किसी के साथ जुड़े रहकर रहना पड़ता है। तो बस वही है कि समंदर के अंदर कोई स्ट्रक्चर है, पत्थर जैसा स्ट्रक्चर है, उनके साथ ये कनेक्ट रहेंगे और फिर
एक दूसरे ग्रुप बनाते जाएंगे। होता क्या है कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो, सिलिंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, माउथ के साथ ये इस तरीके से जुड़ा है, जैसे समझ लीजिए कि ये ऐसे ऐसे हाथ जुड़े हुए हैं उनके, ये हाथ है उनका, ठीक है। ये दूसरा आएगा उसके बाजू में, तो ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे साथ में, ऐसा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। आप फोटो में भी जैसे देख रहे हैं ना, देखिए ये देखो पत्थर जैसा इधर ऑलरेडी था और उसके साथ जुड़ जुड़ के ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर कोई नया आएगा तो वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा, पेन बदलने दो, यहाँ पे कोई नया भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, ऐसे ट्राई बड़े होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इनकी पैटर्न बनती है, ये बड़ा हो के। ओके, आप टोटल समझ गए हैं, ठीक है। कोरल्स आर टाइनी एनिमल्स और टाइनी इनवर्टिब्रेट्स। ओके, अभी कोरल की ना एक खासियत होती है कि जो हम ये कलर्स देख रहे हैं ना कोरल के, वो कलर उनके खुद के नहीं होते हैं, बल्कि एक एल्गी होती है, माइक्रोस्कोपिक छोटी सी एल्गी, जिसका नाम है जूजेंथली। जूजेंथली। अब ये जो अलग अलग कलर दिख रहे हैं ना, ये कलर होता है इसी जूजेंथली का। तो जूजेंथली, सिर्फ जू लिख रहा हूँ, उसका ही होता है कलर। अभी होता क्या है, ये जूजेंथली भी ऐसे ही नहीं रह सकती है, जूजेंथली को घर चाहिए भाई कोई रहने के लिए। तो कोरल क्या करते हैं, कोरल उन्हें अपना घर प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये ले रहा मेरे घर में, मतलब मेरे ऊपर तू रह जा, मेरे ऊपर रह जा, ये तेरा घर है, और उसके बदले तू क्या दे पाएगा, तू मुझे कलर दे पाएगा, सुंदर बना पाएगा, दैट्स इट। दूसरा क्या करके देगा भाई, ये जूजेंथली ना, जो पानी में ऑक्सीजन होता है एक्सेट्रा, जो सनलाइट आती है, उन सब के साथ जूजेंथली फोटोसिंथेसिस करती है और इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, कोरल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, इन जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों का फायदा। तो भाई कोरल ने उनको हाउस प्रोवाइड किया, घर प्रोवाइड किया कोरल ने इसको, और सामने जूजेंथली ने क्या प्रोवाइड किया, तो जूजेंथली ने एक कलर प्रोवाइड किया और दूसरा न्यूट्रिएंट या फिर फूड प्रोवाइड किया, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। ये घर दे रहा है, ये खाना दे रहा है, इसलिए दोनों का भाई फायदा है, दोनों का फायदा होता है, उसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोटिक। ओके, अभी समझ लीजिए एकदम से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये जो जूजेंथली होती है ना, उसका और कोरल का रिलेशनशिप खराब हो जाता है। कैसा, समझ लीजिए कि परिस्थिति खराब आई तो ये दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, और जो जूजेंथली है वो इनको छोड़ के चली जाती है, और जूजेंथली छोड़ के चली जाएगी तो क्या होगा भाई, इनको कोरल को खाना मिलना बंद हो जाएगा, और खाना मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और दूसरा ये जो उनको कलर था, अगर जूजेंथली चलेगी तो कलर गया, तो ये वाइट हो जाएगी एकदम ही। ये देखो ऊपर देख लेते हैं हम, ये देखो, ये नॉर्मल सीन था, अभी एकदम ही टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, ये जूजेंथली चली गई और ये कोरल हो गए वाइट। ये शुरुआती फेज है कि वाइट हुआ, अभी आगे क्या होगा कि इनको न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जूजेंथली चली गई, तो ये जो भी कोरल है पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे, और ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे जो आप देख रहे हो, खत्म। तो इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, वरना पूरे के पूरे कोरल रीफ ही खत्म हो जाएंगे। और हाँ, कोरल रीफ क्या होता है भाई, ये जो कोरल्स है, ठीक है, अब ये कोरल्स एक साथ मिल के बड़ी सी ऐसे रीफ बना ले, ऐसी लाइन बना ले, तो उसको हम बोलेंगे कोरल रीफ। ऐसी कोई फेमस रीफ है, यस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट कोरल रीफ, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, ठीक है। बड़ी सी लाइन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी की पूरी, उसको ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है, कि बहुत बड़ी कोरल्स की लाइन है। और ये कोरल ब्लीचिंग क्या होती है वो भी बता दिया, कि कोरल का जो कलर चला जाता है उसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। तो अगेन हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि पानी गर्म होगा, तो कोरल के ऊपर उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, वो तो हमने देख ही लिया, ठीक है, ब्लीचिंग। दूसरा क्या हो सकता है, ब्लीचिंग के बाद की स्टेज क्या है, मर जाना, तो कोरल मोर्टालिटी हो सकती है, ठीक है, मोर्टालिटी। फिर देखो ये कोरल अकेली तो नहीं है ना, इसके साथ भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रहती होगी, यहाँ पे कुछ कुछ फिश हैं जो कि यहाँ पे ही रहती है, वो इनको खाना बनाती है। तो आगे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इससे और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, ठीक है ना, कि भाई सबसे पहले तो समझ लीजिए टूरिज्म हो रहा है, कोई कोरल देखने को आ रहा है, ब्लीच हो जाती है, तो क्या होगा, टूरिज्म को नुकसान होगा, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ टूरिज्म ही नहीं होता, इवन कोई कोई ट्राइबल्स भी होता है ना, वो भी कोरल्स को यूज करते हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए। फिर एक और क्या हो सकता है कि जैसे मैंने बताया ना था कि जूजेंथली फोटोसिंथेसिस करती है,
फिर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ प्रोसेस करती है। अगर ओशन लगातार गर्म होता जाएगा, ओशन के अंदर हम ज़्यादातर कोई केमिकल्स डालते जाएंगे, ओशन के अंदर अगर CO2 बढ़ता जाता है तो इससे जो ओशन की पीएच होती है ना, वो पीएच गिर जाती है। और अगर पीएच गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ओशन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन। और अगेन क्या होगा, ओशन एसिडिफिकेशन से जो अपने कोरल्स हैं वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, देखो एक और चीज़ मैं बताने रह गया था, ये इसी ओशन एसिडिफिकेशन से आता है। कोरल्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कोरल्स दो टाइप होती है, एक होता है सॉफ्ट कोरल, एक होता है हार्ड कोरल। सॉफ्ट मतलब जो ये एक दूसरे के साथ जुड़ता है नॉर्मल, वही वाला, ठीक है। जो हार्ड होता है ना, हार्ड इवन पत्थर जैसे ही होते हैं, तो वो दूसरे को भी शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हार्ड को मैं रॉक बोल लेता हूँ, ठीक है ना, लाइक रॉक, कि इस रॉक के ऊपर दूसरे भी शेल्टर प्रोवाइड ले सकते हैं ना, क्योंकि कोरल्स अकेले तो सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर ओशन एसिडिफिकेशन होता है तो ये जो हार्ड कोरल्स है ना, जो रॉक जैसे हैं, सॉलिड हैं थोड़े, उनको ये वीक कर देता है। और इनको वीक करेगा तो अगेन क्या होगा, जो दूसरे कोरल इनके ऊपर सहारा ले रहे थे वो नहीं ले पाएंगे। ओके, गॉट इट। इसके कोई कोई एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी अंडमान निकोबार के एरिया में, तो उस वक्त कोरल ब्लीचिंग हो गई थी, कोरल मोर्टालिटी हो गई थी। फिर करेबियन में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे हमें डिजीज देखने को मिले थे और मोर्टालिटी देखने को मिली थी। फिर रिसेंटली 2-4 सालों से लगातार हो ही रहा है, 2-4 का बहुत टाइम से हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया तो देखो सबसे बड़ा कोरल एरिया है, ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी होगा ऑस्ट्रेलिया ब्लीचिंग। और इवन जो हमारे ये पैसिफिक ओशन की कंट्रीज है ना, जैसे कि फिलीपींस, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए यार, कहाँ पे लिखूं, इसको छोटा कर देते हैं चलो। इवन जो ये कोरल ट्रायंगल, एक ना कोरल ट्रायंगल है। कोरल ट्रायंगल मतलब क्या, कि इस कंट्रीज में ना बहुत सारे कोरल्स हमें मिलते हैं, कि वो सारी कंट्री में, जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया, फिर यहाँ पे आप जाएगा अपना मलेशिया इधर रखिए, यहाँ पे नीचे इंडोनेशिया, फिर उसके बीच में जो जो छोटे मोटे आइलैंड आते हैं, जैसे कि सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, बोर्नियो, एक्सेट्रा, इन सबको हम बोलते हैं कोरल ट्रायंगल का पार्ट। क्या ऑस्ट्रेलिया कोरल ट्रायंगल का पार्ट है? नहीं है, ठीक है, ये ट्रायंगल, सॉरी यार, तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो कुछ आपको ये सारी कंट्रीज ऐसी नहीं पूछे जाने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफी बड़ा आर्टिकल हो गया, बट मैं स्लो बता रहा था, धीरे धीरे, इसलिए शायद हो गया। ओके, देख लीजिए, अभी यहाँ पे सब कुछ मैंने बता दिया है कि भाई ये कोरल अब तक कितनी ब्लीचिंग हो गई है। तो 4th ये ब्लीचिंग इवेंट है, इससे पहले 3 हो गए हमारे। कोरल ब्लीचिंग के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रप्शन, फ्लड चेन, ओके, फूड चेन, सॉरी, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फिशरीज सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ेगा, टूरिज्म रिड्यूस होगा, ठीक है। इनिशिएटिव टेकन टू प्रिवेंट कोरल ब्लीचिंग कौन कौन से हैं? तो इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लेके आया है। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019, इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान। फिर हम बायो रॉक बना रहे हैं। बायो रॉक मतलब क्या, मैंने बोला ना कि कोरल किसी के ऊपर ही सस्टेन कर सकता है, तो हम आर्टिफिशियली ऐसा रॉक बना देते हैं जिसके ऊपर कोरल रह पाए। ये हमने गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबेत और मुंबई वाले रीजन में लगाया भी हुआ है। फिर ग्लोबली हमने क्या लिया है, तो कोरल रिसर्च डेवलपमेंट एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म बाय G20 और ICRI, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। डन, पूरा का पूरा हो गया, एकदम आराम से किया है। अभी ये नहीं हो सकता है कि आपको कोरल के बारे में ना पता हो। देखो देर लगती है बट समझना जरूरी है, ये आपका स्टैटिक का पार्ट है। आप जब एनवायरनमेंट पढ़ोगे ना, आप इसको पढ़ोगे तब आपको याद आएगा, अरे यार हमने ये तो कर लिया है, अच्छा है। और अगर स्टैटिक करंट में है और उसको हम नहीं करते तो वो बेवकूफ़ी है, करना ज़रूरी है। बाकी मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में भगा दे सकता हूँ, आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी और आपको लगेगा कि हाँ यार हो भी गया, बट ये एथिकल नहीं है, ये मेरे इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अभी देख लीजिए, अभी हल्की सी शॉर्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, फरवरी से बड़ी में आएंगे। ये है, पहला है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो देखो 2 वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले तो एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि एक्सपेक्टेशन, पॉसिबिलिटीज की ऐसा हाँ हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है प्री, मतलब पहले से ही सोच लेना।
तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा है कि जो मोटर एक्सीडेंट के केस होता है ना, वहां पे कोर्ट को टेस्ट ऑफ प्रूफ की बजाय प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस प्रोबेबिलिटी यूज करना चाहिए। अभी ये क्या है समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सुप्रीम को ये कोर्ट है ना, कोर्ट अज्यूम करती है कि अगर इसके खिलाफ कोई केस आया हुआ है तो क्या ये कोई गुनाह कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो अज्यूम करती है। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बंदे ने के ऊपर केस है कि ये एकदम तेज गाड़ी चला के आ रहा था और इसने 2 बंदों को उड़ा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है और सुप्रीम कोर्ट को प्रूफ तो मिलते हैं, पर मिले तब मिले, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद ऑब्जर्व करती है कि ये जो गाड़ी चलाने वाला है क्या ये गुनाह कर सकता है, ऐसा लग रहा है। जैसे उसका कोई वो छोटा मोटा चीज देखेंगे कि हाँ भाई पहले से इसके खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस तो रजिस्टर हुए ही हैं 2-4, और समझ लीजिए इसके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोबेबिलिटी लगा सकती है यस कि इसने किया हो सकता है। तो इसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। गॉट इट राइट। ये सिविल केसेस में ही लगता है, क्रिमिनल केस में नहीं लगता है। क्रिमिनल केस में क्या लगना चाहिए, तो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि आपका डाउट नहीं, प्रूफ लेके आइए तब काम होगा। सिविल केसेस में लगेगा, क्रिमिनल केसेस में नहीं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपने नोट्स में नाम डाल लीजिए, नोट्स में नेम, और वो कोरल ब्रीचिंग वाला पूरा का पूरा डाल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है दूसरा लेडी जस्टिस। आपने वो मूवीज में देखा ही होगा, ठीक है ना, वो कोर्ट के अंदर एक लेडी खड़ी होती है, जस्टिस की देवी, जिसके आंखों में पट्टी बंदी होती है, जो कि दिखाती है कि भाई इम्पार्शियल है, वो किसी को भी नहीं देख रही है, अपने सामने कौन है, बस इक्वलिटी में जजमेंट सुना दे रही है। फिर उसके हाथ में तलवार, यहाँ पे देख लो ना यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है। ये है न्याय की देवी, जस्टिस लेडी। ऐसे पहले मूर्त थी हमारे कोर्ट में, ठीक है, कि हाथ में तलवार जो कि पनिशमेंट देने को जो बताती है, ये तराजू जो कि बताता है कि भाई ये इक्वल रहेंगे सब, इसके ऊपर तोला जाएगा, और ये पट्टी लगी हुई कि वो किसी को नहीं देख रही है, यानी कि इम्पार्शियलिटी एकदम भरी हुई है, कोई भी चीटिंग नहीं होगी, ठीक है। पर देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिक्कतें थी, इसीलिए हमने इस मूर्ति को हटा दिया है और ये नई मूर्ति डाल दी है, नई मूर्ति हमें प्लेस कर दी है। क्या क्या दिक्कतें थी, सबसे पहले तलवार देख लीजिए, ये दिखा रही है कि इसके हाथ में तलवार है जो कि पावर का सिंबल है, तो वो तो गलत है ना यार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड है, हम वायलेंस कर रहे हैं, ऐसा हम मानते ही नहीं है। बल्कि हम क्या मानते हैं कि हमारा लिए सुप्रीम है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के अकॉर्डिंग किसी को सजा हो सकती है। तो इसीलिए तलवार की जगह हमने प्लेस कर दिया उनके हाथ में, लेडी ऑफ जस्टिस के हाथ में बुक, जो कि बुक है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा, इनके भाई आंखों पे पट्टी लगी हुई थी कि ये इम्पार्शियल है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, जबकि यहाँ पे पट्टी खोल दी गई और बोला कि भाई इम्पार्शियल तो ये अभी भी है, पर ये देख रही है सबको कि कौन गुनाह करने वाला है कौन नहीं है। इसका मतलब है जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड, ठीक है। और फिर हाथ में ये तराजू है जो कि बताता है सब इक्वल है इनके सामने। फिर एक और चेंज है, अगर आपको दिख रहा हो तो इनके कपड़े देखिए, अटायर देखिए इनका, ये जो कपड़े हैं ना वो रोमन कपड़े हैं, रोमन स्टाइल के कपड़े हैं, और हम कौन है, इंडियन है, तो हम रोमन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। इसलिए हमने इंडियन ट्रेडिशन में इनको साड़ी पहना दी है, इनका अटायर हमने चेंज किया है, स्टाइल चेंज किया है, ठीक है। और फिर देखिए हेयर स्टाइल भी हमने चेंज की है, उनका रूप भी चेंज किया है कि थोड़ा इंडियन टाइप लगे, ओके। तो बस यही है, और एक्चुअली इट इज क्वाइट कमेंडेबल चेंज। देख लीजिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो भाई ये जो पहला का स्टेचू था वो रोमन स्टेचू था, कलकत्ता हाई कोर्ट में लगाया हुआ था, 1872 में लगा था। ये कौन से ओरिजिन माना जाता है, तो ग्रीक और रोमन आइकोनोग्राफी से माना जाता है, ठीक है। न्यू लेडी ऑफ जस्टिस में क्या चेंज है, सबसे पहले तो विजन का चेंज है, ब्लाइंड फोल्डेड स्टेचू था जिनको हमें बदल दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा दिया तलवार की बजाय, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर इंडियन अटायर में आ गया, और रिटेन स्केल ऑफ जस्टिस इन राइट हैंड, ये भी आपको देख लिया, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं, सिर्फ नेम काफी होगा, बाकी आपको नॉर्मल अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उतना काफी है। हाँ, वर्ड्स आपको आने चाहिए ना, वर्ड्स इज ऑलवेज नेसेसरी, अगर आपको नहीं आता ना तो उसका रट्टा मारिए, वर्ड जरूरी है, ओके। फिर नीचे देख लीजिए ब्लू वॉशिंग। अभी हमने ग्रीन वॉशिंग तो देखी है, ठीक है ना, कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, कि कोई भी कंपनी जो क्लेम करती है कि हमारे प्रोडक्ट है वो ग्रीन है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, पर ऐसे अगर हो नहीं, मतलब जुमलेबाजी है, तो हम उसको बोलेंगे ग्रीन वॉशिंग।
अभी ब्लू वॉशिंग क्या है, सिमिलर, कि अगर आप कुछ बोल रहे हो कि भाई हम इतने ओशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना हमारा सेफ गार्ड किया हुआ है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, जुमलेबाजी है, तो उसको हम बोलेंगे ब्लू वॉशिंग। ठीक है। अभी देखो इसके ही जैसी टर्म है कंपनीज वाले में भी, ध्यान देना, ये हमने एनवायरमेंट के स्फीयर में देख रहे हैं कि ब्लू वॉशिंग क्या होती है, ऐसा ही कंपनी की स्फीयर में भी है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में, कि जिधर अगर कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि वो सोशली और इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल है, बट वो अगर एक्चुअली में है नहीं, तो उसको हम बोलेंगे ब्लू वॉशिंग। ठीक है। ग्रीन वॉशिंग में हम एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहे थे ग्रीन में, और यहाँ पे हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे काम कर रहे हैं कंपनी में या कंपनी लोग, तो उसको हम ब्लू वॉशिंग बोलेंगे। ठीक है। तो ब्लू वॉशिंग के दो मतलब है, एक एनवायरमेंट के साथ कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो बट बोल रहे हो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा कंपनी के साथ कि आप सोशियो इकोनॉमिक अपने आप को बताते हो कि हम अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बट आप दे नहीं रहे हो। दैट्स इट। ओके। ओके। अभी यहाँ पे देख लीजिए, लोकेशन है हमारी न्यूज में मलावी। रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट मलावी गए थे, इसलिए न्यूज में है। प्रेसिडेंट अफ्रीकन कंट्रीज की टूर पे निकले हैं, तो हर रोज आपको देखने को मिल रहा है ये। सबसे पहले तो भाई मलावी देख लो, ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ये जो है ये मलावी है, इतनी सी। लैंड लॉक मतलब क्या, कि इसकी कोई भी बॉर्डर ओशन के साथ कनेक्ट नहीं होती है, मतलब इनके पास ओशन की एक्सेस नहीं है डायरेक्टली, तो ये लैंड लॉक है। ओके। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर, कि इनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी लेक हैं, जैसे कि लेक मलावी, रिवर्स लाइक रुकू, द्वांगा, लिंगो, बुआ, ये याद रखने का जरूरत नहीं है। फिर इनकी हाईएस्ट पीक है सप्तित्वा, वो याद रखने का जरूरत नहीं है। तो याद रखने का जरूरत क्या है, तो लेक्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर साल एक आध दुकात पूछा जाता है। तो सेम फोटो अपना सिमिलर, ये देख लीजिए, ये मलावी कंट्री अपनी, ये जो दिख रही है ये कंट्री, और यहाँ पे ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है वो उसका नाम क्या है, तो लेक मलावी, सेम टू सेम नेम। अब लेक मलावी किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर बनाती है, मतलब किस किस में आती है, तो भाई मोजाम्बिक के अंदर आएगी, फिर मलावी के अंदर आएगी, फिर ये तंजानिया के अंदर आएगी, और दूसरी कौन सी लेक्स हमारी इंपॉर्टेंट है, तो भाई मलावी के ऊपर आपको लेक मिल जाती है, लेक तंगयनिका, ये भी फेमस है, ये हमने थोड़े दिन पहले ही किया था। फिर यहाँ पे इथोपिया के अंदर लेक ताना, फिर ये तंजानिया, केनिया, युगांडा के बीच में हमारी लेक विक्टोरिया, ये भी हमने कल परसों किया था। फिर उसके नीचे आप देख लो मलावी के नीचे तो लेक करीबा, लेक चिलवा, ओके ओके एसेट्रा। ठीक है। इतना आपको लगातार याद रखना है, एक ही फोटो आप लगातार देखोगे ना आपको याद रह जाएगा। और हाँ, मुझे चलो ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ये जो मलावी मतलब ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये इसमें, और ये मडागास्कर को ये जो अलग कर रही है, ये वाटर बॉडी है जो अलग कर रही है, इसका नाम क्या है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन वही है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और मडागास्कर को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है, इसका नाम क्या है। चलिए, अभी जो हम न्यूज़ देखें ना वो हल्की सी स्पीड में देखेंगे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, और ना ही उसके अंदर उतना डेटा है, जबरदस्ती खींचो तो अलग बात है, बट वो है नहीं उतना काम का। ठीक है, मतलब इतना डेटा अंदर नहीं दिया हुआ है विजन ने। चलिए आगे देखते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। अभी देखो बेनामी में ही आपको पता चल रहा है नाम क्या होता है, कोई नेम है, ठीक है, और का मतलब क्या होता है, दो। तो बेनामी मतलब दो नाम से जो प्रॉपर्टी चल रही है, मतलब कि क्या है कि भाई प्रॉपर्टी को होल्ड कोई एक अलग पर्सन कर रहा है, ठीक है, और प्रॉपर्टी के जो भी ट्रांजेक्शन सब कुछ है वो कोई और पर्सन कर रहा है। एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, क्लियर समझ आएगा, कि भाई समझ लीजिए कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं करप्शन करता हूँ और मेरे नाम की प्रॉपर्टी मैं नहीं ले सकता हूँ, बट मुझे चाहिए तो सही, तो मैं क्या करूंगा, मेरे किसी दोस्त को बोलूंगा, राजू को, कि भाई तू प्रॉपर्टी ले ले तेरे नाम से, सब कुछ पैसा मेरा, यूज मैं करूंगा, प्रॉफिट मैं लूंगा, बट सिर्फ तेरा नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ गया आप पूरा का पूरा। तो भाई इसी बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के कुछ कुछ प्रोविजंस थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कौन सा जजमेंट में बोला, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गणपति डेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड केस। कौन सा भाई, सबसे पहले तो सेक्शन 3 ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, ये भाई जेल में डालता था कोई भी पर्सन को जो इसके साथ इंक्लूडेड हो बेनामी ट्रांजेक्शन के साथ। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कि किसी भी पर्सन को आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर वो प्रोटेक्शन दिया जाता है कि कोई आर्बिट्री नेचर के अगर आपको जेल में डाला जाता है तो आप सामने विरोध कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हो। इवन ये जो लॉ है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है, और आप रेट्रोस्पेक्टिव यूज करके किसी को भी अंडर डाल रहे हो तो ये नहीं चलेगा। अभी रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए 2000
2010 में, नहीं अभी अभी समझ लीजिए 2024 में एक एक्ट आ जाता है कि अभी कोई भी पर्सन पेन की चोरी करता है तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी, ठीक है, जेल हो जाएगी। और समझ लीजिए कि मैंने 2022 में पेन की चोरी की हुई थी और तब पेन की चोरी की सजा थी सिर्फ 1 साल। अभी मैं तो 1 साल अभी बिता रहा हूँ और रिसेंटली नया एक्ट आ चुका है जिसमें 10 साल सजा होती है। तो क्या मुझे 10 साल सजा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब तो ये एक्ट था ही नहीं ना, तब तो 1 साल वाला था। हो सकता है कि 10 साल की सजा मैं सुनता तो मैं ये करता ही नहीं चोरी। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव। अभी समझ लीजिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा क्या, कि समझ लीजिए कि मैंने इसी चोरी के बदले हम लेते हैं कि पेन के ऊपर टैक्स टैक्स छोड़ दिए। इन शॉर्ट, कोई भी एक्ट हमने अभी बनाया हो पर उसका इफेक्ट हम पहले भी लगा दें। जैसे कि यहाँ पे ही देख लीजिए कि ये भले 24 में बनाओ पर ये मैंने 22 में चोरी की थी ना, फिर भी मुझ पे लगेगा कि भाई तूने किया था ना। अभी ये एक्ट जो बनाया ना वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बना है, तो आपको आगे भी और 10 साल की सजा टोटल भुगतनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि भले ही पास्ट में कोई काम हो चुका है बट उसके अकॉर्डिंग कोई न्यू रूल आता है तो पास्ट की हुई गलती को भी आपको अभी भुगतना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। कि समझ लीजिए कि 2015 में मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए पे टैक्स लगता था 10%, यानी कि 10,000 टैक्स भरना पड़ता था। और अभी गवर्नमेंट लिए लेके आती है कि भाई 2015 से जो 10% टैक्स थे जो भर रहे थे उनका टैक्स हम 15% करते हैं। मतलब 2015 से ये बोल रहे हैं कि 2015 से लागू होगा ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है 2015 से। तो मैंने 10,000 तो भर दिया था ना, 10%, अभी 15% कर दिया तो 5,000 मुझे और भरना पड़ेगा। इवन वेन अभी 2024 चल रहा है बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोला तो मुझे 2015 से मेरा जो भी 5% बाकी होगा वो एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। समझ गए आप, राइट? कि जो पहले मैंने टैक्स नहीं भरा था अब मुझे भरना पड़ेगा क्योंकि टैक्स बढ़ चुका है। और एक्ट में लिखा ही हुआ है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2015, कि तब से लेकर अब तक जिन्होंने भी नहीं भरा है उनको भरना है। ओके चलिए, तो ये कोर्ट क्या बोली कि भाई ये जो लॉ है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, तो आप वैसे किसी को नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि खुद ये लॉ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट खुद ये बोलता है कि इसके कोई भी प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ऐसा एक्ट में नहीं लिखा गया है, ठीक है। लिखा हो तो अलग बात है पर यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए आप किसी भी ऐसे को नहीं पकड़ सकते और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। कंसर्न क्या क्या है बेनामी ट्रांजैक्शन में, तो मेजर टूल है ये ब्लैक मनी का। यस, मैंने बता दिया इस एग्जांपल से, इससे टैक्स इवेजन भी होता है कि मेरे जितने टैक्स मुझे ना भरना हो तो मैं ऐसा दिखा दूं कि मेरी तो इनकम है ही नहीं, ये तो मेरे भाई की इनकम है और मेरा भाई इतना नहीं कमाता कि टैक्स भरे। फिर रियल एस्टेट में मेजर इसका जाता है शेयर, क्योंकि ये लोग इतनी प्रॉपर्टी लेते हैं ना डुप्लीकेट, कि रियल एस्टेट की आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ जाती है। फिर एसेट डाइवर्जन होता है, मतलब जिसका है एसेट उसका नहीं और कोई और यूज कर रहा है, और डेफिनेटली इंटीग्रिटी तो अंडरमाइन होती ही है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी अभी ऊपर का देखते हैं, ये बाजू वाला हमने देखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल एआई, सॉरी रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। रिस्पॉन्सिबल बाद में देखो, सबसे पहले देख लो कैपिटलिज्म क्या होता है। तो किसी भी जगह पे कोई प्राइवेट सेक्टर किसी भी चीज के, मतलब ऑलमोस्ट सारी जो भी इकोनॉमी है उसमें सब कुछ इकोनॉमी में प्रोडक्शन, यूजुअली सब कुछ, हाँ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कोई प्रोसेसेस और एक्सचेंजेस एसेट्रा, सबको जो प्राइवेट सेक्टर अगर जिस इकोनॉमी में कवर करता है, प्राइवेट सेक्टर के पास जिसमें इसमें होल्ड है, उसी चीज को हम बोलेंगे कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म के शब्द से बना है कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। प्राइवेट सेक्टर किसके लिए जुड़ता है? पैसों के लिए। तो जो पैसों की इकोनॉमी को प्रमोट करता है, प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी को प्रमोट करता है, वही है हमारा कैपिटलिज्म। तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल अगर करते हैं कोई भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज जिसको, तो उसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे, कैपिटलिज्म बोलेंगे। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारा बोला क्या है कि कैपिटलिज्म करो, पर यार रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म होना बहुत जरूरी है, कि आप पैसे बनाने के लिए इस तरीके से पैसे ना बनाओ कि इससे देश का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो बस capitalism understood as an economic approach that integrate with ethical values into business practices. Yes, it is balancing profit with a social responsibility that ensures fairness, well-being, environmental sustainability,
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड नेशन। अब बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म का। तो ऐसे कौन से कैपिटलिस्ट थे जो रिस्पॉन्सिबल थे रिसेंटली, जिनकी देहांत हो गया? तो भाई रतन टाटा, उसको आप बोल सकते हो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिस्ट। और हाँ, ये आपका GS4 का पार्ट है, तो थोड़ा सा वर्डिंग में ध्यान देना है। ओके, नीड क्यों है भाई? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की, तो ग्लोबल चैलेंजेस है हमारे पास, सस्टेनेबिलिटी, इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन, ये सबको हमें टैकल करना है, तो जरूरी है रिस्पॉन्सिबल। फिर लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में भी जरूरी है, अगर कोई बिजनेस होगा जो इस तरीके से काम करता है तो उनका ही फायदा है ना, अच्छा बिजनेस ही ज्यादा टिकता है। अगर कोई बिजनेस ही बुरा है तो ज्यादा टिक नहीं सकता। एग्जाम्पल है आपके पास, अगेन रतन टाटा और विजय माल्या। पैसों के लिए सिर्फ काम करना आपको आगे नहीं लेके जाएगा। दूसरा, एथिकल गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, स्टेक होल्डर इंटीग्रेटेड विद जस्टली बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड लीगल, फॉलो लीगल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स। ओके, रिस्पॉन्सिबल कैपिटल का पार्ट्स क्या क्या है भाई? एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, फेयर एंड वेजेस, लेबर राइट्स को कवर करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छी रखना। मेजर्स क्या क्या हमने लिए हैं? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके आए हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें हम बोलते हैं ना कि भाई आपका 2% जितना एग्रीगेट प्रॉफिट हो हर 2 साल का, वो आपको देना है। फिर एनवायरमेंटल रेगुलेशन में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल हम लेके आए कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, की अगर आपकी कंपनी पॉल्यूशन कर रही है ना, तो उसको टैकल भी आप ही करोगे। फिर हमने BS इंजन लेके आए हैं कि भाई कंपनीज के ऊपर हमने रोक लगाई है कि आपकी जो मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, वो कितना इमिशन कर सकती है, तो आपके जो इंजन है वो BS6 होने चाहिए। ये टाइम बाय टाइम बदलते रहते हैं, BS2 से 3, 4, 5, 6 अभी हम पहुंचे हैं। जितना अच्छा नंबर उतनी अच्छी गाड़ी, मतलब कि पॉल्यूशन कम करती है। अभी हम जो भी यूज कर रहे हैं वो BS6 व्हीकल ही है सारे के सारे। फिर लेबर रिफॉर्म लेके आए कि आपको भी लेबर की प्रोटेक्शन करनी है, वेदर इट इज हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और वेदर इट इज कोड ऑन वेजेस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। फिर फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव भी है, RBI की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, सेबी के ग्रीन बॉन्ड। अभी अगेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है भाई? बॉन्ड जो नॉर्मली क्या होता है कि एक कागज दिया जाता है कोई भी टेन्यूर के लिए, कि भाई ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कि ये लो कागज और इसके बदले मुझे पैसा दो, और जब ये 3 साल खत्म हो जाएंगे तो ये कागज लेके आना, मैं आपका पैसा वापस दे दूंगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, इतने टाइम इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा और आपका पैसा वापस मिल जाएगा, वो होता है बॉन्ड। अभी ग्रीन बॉन्ड क्या है? तो इसी पैसे को अगर आप कोई ग्रीन चीज में यूज करते हो, मतलब एनवायरमेंट के लिए यूज करते हो, तो हो जाएगा ग्रीन बॉन्ड। ओके, फिर एक और ब्लीचिंग का तो हमने देख लिया। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, इसने भी बोला है, अभी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, रिलीज बाय ग्लोबल कमीशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। बिल्कुल काम की ये न्यूज नहीं है, इसलिए भगा दूंगा, कि जो ग्लोबल गवर्नेंस वाटर साइकिल है वो पूरी की पूरी ग्लोबल गुड के लिए अच्छी बात है। क्यों हमें वाटर साइकिल को एज ए कॉमन गुड ट्रीट करना चाहिए? ये हाँ, वर्ड आप बस याद रख लीजिए, वाटर साइकिल एज ए कॉमन ग्लोबल गुड, तो वो काम आएगा। जैसे कि भाई इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस हो सकता है ना कि इंडियन ओशन से जो बादल उठ रहे हैं वो आ जाके अफ्रीकन कोस्ट पे पानी बरसा दे, तो ये हो गया ग्लोबल वाटर साइकिल। फिर नेग्लेक्ट करेंगे हम इकोनॉमिक ड्राइवर्स को, जैसे कि ब्लू वाटर, हमने कल ही देख लिया इसको। ब्लू वाटर मतलब रिवर, लेक्स और एक्विफायर्स का वाटर, और ग्रीन वाटर जो कि है वाटर स्टॉइल इन सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट्स। ओके, फिर इंटरवीन्ड है लॉस ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल कैपिटल, कि भाई वाटर साइकिल में डिस्ट्रप्शन आ जाएगा तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एसेट्रा। की फाइंडिंग्स क्या है भाई? वल्नरेबिलिटीज है कुछ कुछ एरियाज में, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडियाज में, कि यहाँ पे इतना पानी की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो उधर दिक्कत देखने को मिलती है। फिर पुअरेस्ट 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो ओवर 70% ऑफ देयर एनुअल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम लैंड बेस्ड रिसोर्सेज से करती है। ओके, ये सब ठीक है, हाँ, उड़ा दो, कुछ काम का नहीं है। फिर इकोनॉमिक लॉसेस, GDP के भी लॉस हो जाते हैं अगर हम काउंट करेंगे, तो भाई लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज सच एस इंडिया में 14% जितना इसकी वजह से लॉस हो जाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वाटर स्टोरेज, रिड्यूस वॉश एसेट एसेट्रा। की रिकमेंडेशन क्या है? तो हमें गवर्न हाइड्रोलॉजिकल साइकिल करना चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 को मेट कर पाए, विच डील्स विद पार्टनरशिप। ओके, फिर शेप मार्केट मिशन ओरिएंटेड इनोवेशन लेके आनी चाहिए, ठीक है ठीक है। फिर ग्लोबल वाटर पैक्ट बनाना चाहिए जो कि इसी के रिलेटेड बातचीत करता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम कवर करें, वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज को कवर करें, ठीक है। फिर क्वालिटी क्वांटिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंस पे भी हमें काम करना चाहिए। सब बकवास है, बस आपको यही ध्यान रखना है ब्लू वाटर ग्रीन वाटर क्या है, और ये एक लाइन कहीं पे यूज करनी हो तो कि वाटर साइकिल एज ए ग्लोबल कॉमन गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है काइनेटिक वॉरफेयर।
सॉरी काइनेटिक क्या, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर, या फिर हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है इसके जैसा ही, जिसको हम बोलेंगे ग्रे जोन वॉरफेयर, कि जिसमें जो कंट्रीज है वो आपस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। ये बियॉन्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर है। इसके अंदर क्या क्या आ जा सकता है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक वॉरफेयर एटसेट्रा। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, तो ये जो पेजर ब्लास्ट हुए ना लेबनान के अंदर, इसलिए न्यूज में था। पेजर क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, और हुआ क्या था, रिसेंटली लेबनान के अंदर जितने भी पेजर थे ना वो सारे ब्लास्ट हो गए। तो ऐसा बोला जाता है कि इसराइल की वजह से हुए, इसराइल ने कुछ ऐसा किया था कि सारे पेजर ब्लास्ट हो जाए। ठीक है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है और ट्रेडिशनल से भी डेंजर होता है, कि समझ लीजिए कि एक बुलेट भी फायर नहीं हो रही है बट आपकी इकोनॉमी पूरी तहस नहस हो सकती है। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए एक बड़ा सा कोई आपके ऊपर साइबर अटैक हो गया तो क्या होगा, जैसे कि मुंबई के ऊपर हुआ था, मुंबई ग्रिड के ऊपर अटैक, पूरी की पूरी मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। और ऐसा बोला जाता है कि ये अटैक किसने किया था, चाइना ने करवाया था। फिर अभी ये इसराइल ने भी करवाया पेजर के ऊपर अटैक। अब सोचिए अगर हो सकता हो इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ और हमें आइडिया ही ना हो, कि जो भी चाइनीज फोन आ रहे हैं उसके अंदर कुछ तिगड़मबाजी हो। और ऊपर से ये कन्वेंशनल वैसे बहुत सस्ता भी है ना। और दूसरा थ्रेट क्या है कि भाई ऐसा जरूरी थोड़ी कि कंट्रीज ही करेगी, हो सकता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ये कर रहे हो ऐसा। जैसे एक देखो डायरेक्टली तो नहीं बोलना चाहिए, फिर भी रिसेंटली जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं अचानक से। क्या ये हो सकता है ना कि समवेयर ये हो सकता हो कि ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर हो, कि डायरेक्टली लड़ाई नहीं करते हैं, इंडिया से जीत नहीं पाएंगे हम, इनडायरेक्टली करते हैं, इंडिया की भी कमर तोड़ देते हैं। इंडिया का रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है और सबसे बिजिएस्ट है, अब उसी को तोड़ दो कितना नुकसान हो जाएगा। ऊपर से बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे, गवर्नमेंट की छवि बिगड़ेगी, हो सकता है आप कल सुबह गवर्नमेंट ही बदल दो। और अगर गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो फायदा किसका होगा, अपने दुश्मन कंट्रीज का। ठीक है, तो भाई हमारे लिए क्यों इमर्जिंग थ्रेट है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, तो हॉस्टाइल नेबर से हमारे इंडिया पाकिस्तान जैसे। ठीक है, फिर चाइना अडॉप्ट करता है 3 वॉरफेयर विच इंक्लूड साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल टैक्टिक्स। फिर रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर भी हो जाता है, जिसे कि हिजबुल्लाह ने यूज कर लिया था। फिर इंटरनल स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है, नक्सल का चैलेंज ऑलरेडी इंडिया में है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई। ठीक है, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं भाई, सबसे पहले हमने डेवलप किए हैं एडवांस वेपन लाइक दुर्गा 2 प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय डीआरडीओ। आगे पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ने हमने सीडीएस बना दिया है, चीफ ऑफ डिफेंस साहब। फिर हमने डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी बनाई है, डिफेंस एआई काउंसिल बनाई है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किए हैं यूएस के साथ, बहुत सारे हमारे। इधर एक एग्जांपल लिखा है जी सोमिया का, जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। फिर अदर्स में हमने डिफेंस इंडिजिनेशन पे भी फोकस किया है। ये सब ओके ओके इनिशिएटिव है, इसलिए मैं स्लो बता, मतलब जल्दी जल्दी बता दिया। ठीक है, जरूरत नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। बट हाँ, इनिशिएटिव कोई भी हो ना, उसको एक बार देख जरूर लेना है, आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी काम आ जाएगा। ऊपर तो कोई नहीं छूट गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, अभी शॉर्ट न्यूज ही है हमारी। तो देखो ये खुला, तो इसे को देख लीजिए, मून लाइट प्रोग्राम। तो ये भाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पार्ट है, ईसा का। इसमें ना ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या कर रही है कि मून के आसपास ना सैटेलाइट्स फिट कर दे रही है। और फिर इन फ्यूचर अगर किसी को भी मून के ऊपर मिशन लॉन्च करना होगा तो ये सैटेलाइट्स उनको काम आएगी। ठीक है, मून के ऊपर क्या चल रहा है सब कुछ में काम आएगी, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा पाएंगी, आपको लैंडिंग और सरफेस मोबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी। मून की ये कवरेज तो देगी ही देगी, साउथ पोल की भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड लॉन्च, एक्सपेक्टेड सर्विस कब बिगिन होगी, तो 2028 के एंड में बिगिन होगी और फुली ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2030। फिर है ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग। ये देखो मस्त है। क्या होता है, अभी हम जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है हमारी, हम टीवी देखते हैं, वो कैसे होता है कि हमारे जो घर के ऊपर वो सैटेलाइट लगी होती है, डिश लगी होती है, यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आते हैं। ये सैटेलाइट आसमान में घूम रही है, अंतरिक्ष में, स्पेस में, और ये सैटेलाइट हमें सिग्नल देती है इस डिश के अंदर, और यहाँ से कनेक्टेड होता है हमारा ये टीवी। ठीक है, और ये सैटेलाइट में कहाँ से जाता है, तो यहाँ पे ग्राउंड बेस्ड कोई डेटा सेंटर होता है, यहाँ से ये लोग जाने देते हैं, अपलोड करते हैं। ये जो सैटेलाइट तक जाने देना है उसको हम बोलेंगे अपलिंकिंग, और जो नीचे आने वाला बात है उसको हम बोलेंगे डाउन लिंकिंग। अब इसमें ना थोड़ा प्रोसेस तो हैवी है राइट, इधर से उधर जाना। हम बोल रहे हैं ग्राउंड बेस्ड ही ब्रॉडकास्टिंग लगा देता हूँ, कि डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि सैटेलाइट को बीच में से हटा ही देते हैं, और जो ये मोबाइल टावर्स है ना, यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड करते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट टीवी में आएगा। बीच में डिश की या सैटेलाइट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टीवी में कनेक्ट करो।
और डायरेक्ट जो यहाँ पे डेटा सेंटर है जहाँ से अपलोड हो रहा है वहां से अपलोड होगा। तो बस इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, दैट्स इट, इतना ही है न्यूज में, बाकी हटा दीजिए। कन्वेंशनल में हम अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग की जरूरत पड़ती थी, यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कुछ भी यूज कर लेते हैं। ओके, फिर से यार्स मिसाइल रिसेंटली देखो रशिया ने यूज किया। अगेन मैं बोल रहा था रशिया सिर्फ अपने वेपन टेस्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर के अंदर, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये रिसेंटली यार्स मिसाइल टेस्ट की है। ये ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से ये दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि ये रशिया का है, तो ये रशिया से उठ के हो सकता है कि अफ्रीका में भी अटैक कर दे, US में भी अटैक कर दे। हालांकि US में वो इस तरफ से करेंगे, बाजू में पड़ेगा। फिर हो सकता है वो एशिया की कोई कंट्रीज में भी अटैक कर दे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी कर दे। इन शॉर्ट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जो चली जाए उसको ही हम बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो कैसे काम करती है, देखो इसको ना रॉकेट बेस्ड होता है। इसको यूं फायर किया जाएगा, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी और फिर ऐसे पैराबोला जैसा बनाएगी और जहाँ पे भी अटैक करना होगा वहां पे अटैक कर देगी, ठीक है। तो ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल के, ऐसा जो गोल बाहर पड़ेगा ना वो बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो मिसाइल है यार्स मिसाइल, ये MIRV टेक्नोलॉजी है, मतलब कि एक ही मिसाइल के अंदर छोटे छोटे दूसरे भी कनेक्टेड होते हैं, छोटी छोटी मिसाइल्स होती हैं, ऐसा समझ लीजिए, डिफरेंट वॉरहेड्स। और ये मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकते हैं। हो सकता है कि इसको भी हिट कर दे, इसको भी हिट कर दे, एक साथ हिट कर सकते हैं एक ही मिसाइल। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल। ओके चलिए खत्म, आगे देखते हैं। लोकस्ट, देखो ये लोकस्ट ना बहुत डेंजर है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा होता है ग्राफ स्वॉपर जैसा, बट ये खेत की बैंड बजा देता है। सबसे पहले ये अकेले नहीं चलते, ये उनका पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। ये फॉर्मिंग स्वॉर्म्स, ये ग्रुप बोलते हैं इसको। और इनका इतना बड़ा ग्रुप होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर से सेवरल 100 किलोमीटर तक का हो सकता है। मतलब अगर इनका अटैक हुआ ना आपके खेत के ऊपर तो आपका पूरा खेत उजाड़ देंगे। पाकिस्तान में अटैक हुआ था 2022-21 में, उन्होंने आधे पाकिस्तान की फसल उजाड़ दी, लोकस्ट अटैक। इवन 2020 में हमारे इंडिया में भी हुआ था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले एरियाज में। अभी के लिए न्यूज में क्यों है, तो अभी इडुक्की केरला में ये हमें मिनेंस देखने को मिल रहा है लोकस्ट का, ठीक है। स्पीशीज 4 स्पीशीज इंक्लूडिंग डेजर्ट माइग्रेटरी बॉम्बे एंड 3 लोकस्ट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। लोकस्ट को भी प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले आपको बता दें अटैक हो सकता है। और दूसरा हम पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, मेलेथियन। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी ये आखिरी न्यूज है हमारी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो भाई 1889 में ये बिगिन हुआ था। ये दुनिया की जितनी भी पार्लियामेंट है उन सारी पार्लियामेंट का एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें सारी नेशनल पार्लियामेंट्स आती है, मिलती है और बातचीत करती है कि भाई कैसे हम प्रमोट पीस कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेट्रा एसेट्रा। इसमें 180 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है और 15 एसोसिएटेड मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। सच सच यही था आज की न्यूज के अंदर। आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगेन इसमें भाई मेरा फायदा तेरा कुछ नहीं जाता, एक क्लिक ही करना होता है, तो शेयर कर दीजिए। और ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा ताकि आपको भी पक्का पता चलता जाए पावर, और प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी आप इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। ओके, सुनने के लिए शुक्रिया आपका। जय हिंद।